सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो थी गद्यांश आधारित एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, कुछ बच्चों की डिमांड पे कि कविता आधारित प्रश्नोत्तर किस तरह से आएंगे वो भी बताए जाएं। तो आज की वीडियो है आपके लिए पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर, इस बार एमसीक्यू टाइप के आपके एग्जाम में किस तरह से आने वाले हैं। अगर आप सीबीएसई 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। इस बार आपके एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होंगे, पैटर्न आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी आपने इसे जरूर शेयर करना है। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं, दूसरी बार इसके क्वेश्चनों को देखते हैं, उसके बाद आंसर कैसे करने हैं ताकि आपका टाइम भी बचे और आपके पूरे मार्क्स भी आए। और ये रहेगा आपके लिए दूसरा प्रश्न। तो चलिए हम इसे समझते हैं। इस कविता में ग्रामीण जीवन का वर्णन है, वहाँ पर गांव में बच्चे किस तरह से पलते हैं, बढ़ते हैं, सुख सुविधाओं से वंचित होते हैं, एजुकेशन नहीं मिल पाता, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो उसी का यहाँ पर लेखक कवि ने वर्णन किया है। ध्यान से समझें कि कोई खंडित कोई कुंठित, गांव में बच्चे कि कृष बाहु पसलियां रेखांकित, टहनी सी टांगे बढ़ा पीठ, गांव के बच्चों की इसी तरह से होते हैं कि टेढ़े मेढ़े विकलांग घृणित, विज्ञान चिकित्सा से वंचित, ये नहीं धात्रियों से रक्षित। तो गांव के बच्चे वो कमजोर से होते हैं, खाना पीना चिकित्सा उन्हें फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जो स्वास्थ्य से जो हो ये सुख, लौटते धूल में चिर परिचित, पशुओं सी भीत मुख चितवन, प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेरित मन। तो सिर्फ प्राकृतिक स्फूर्ति होती है, लेकिन ये जीव जंतुओं की तरह अपने जीवन को जीते हैं। और आगे देखो कि तृण तरवों से उग बढ़ झड़ गिर, और पेड़ पौधों की तरह उगते हैं, बढ़ते हैं और झड़ के गिर जाते हैं, ये ढोते जीवन क्रम के क्षण, कुल मान न करना इन्हें वहन, चेतना ज्ञान से नहीं गहन, जग जीवन धारा में बहते, ये मूक पंगु बालू के कण से। बच्चों की स्थिति गांव में। तो चलिए ये है आपके लिए ग्रामीण परिवेश का, आपने इसे किस तरह से समझा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पहला सवाल आपके लिए कुछ इस तरह से कि काव्यांश आपके अनुसार किस विषय पर लिखा गया है, और मैं इसके बाद आपको बताने वाला सबसे लास्ट में कि आपको आंसर करने कैसे हैं। पहला ऑप्शन, गाँव के बच्चों में कुपोषण की समस्या, गांव के बच्चों में चेतना ज्ञान का अभाव, गांव में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, या गांव के बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन। तो सारे सवाल आपको ऑप्शन है एक जैसे से लग रहे हो, लेकिन कोई एक आंसर ही इनमें से सही है। कौन सा होगा? तो इसका सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। गांव के बच्चों की दयनीय स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस तरह से गांव के बच्चों की स्थिति होती है। दूसरा सवाल, दूसरे पद में कवि क्या कह रहा है? क्या कि गांव में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा रही है, गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दवाइयां नहीं हैं, गांव में बच्चे स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, या गांव में बच्चे अपने मित्रों के साथ धूल में कुश्ती जैसे खेल खेल रहे हैं। तो इस तरह से जब आपके पास कोई सवाल होगा तो सबसे पहली कंडीशन आपने क्या करनी है, कविता आपने पढ़ ली तो आपने ये देखना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं हो सकता। तो देखो, गांव में बच्चे स्वास्थ्य के प्रति सजग और शारीरिक व्यायाम करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। गांव के अपने मित्रों के साथ धूल कुश्ती में खेल रहे हैं, ये भी कभी नहीं कहना चाहेगा अपनी कविता में। तो यहाँ पर देखते हैं कि गांव में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा रही है, ये थोड़ा सा आपको लग रहा है। और गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दवाइयाँ नहीं हैं। करेक्ट आंसर है बिल्कुल दूसरा ऑप्शन, गांव में जब शिशु जन्म होता है तो वहाँ पर पर्याप्त दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, स्वास्थ्य सुविधा वहाँ पर नहीं है। तीसरा सवाल, गांव में बच्चों की स्थिति कैसी है? बच्चों की स्थिति कुपोषित, खिन्न तथा अशिक्षित हैं, क्षीण काया किंतु कुल के मान का ध्यान करने वाले हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए स्फूर्ति से भरे हुए हैं, या पशुओं की तरह बलिष्ठ परंतु असहाय व मूक हैं।
तो इसमें भी आपने वही पैटर्न अपनाना है। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से सवाल नहीं हो सकते, तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए स्फूर्ति से भरे हैं, ये हो सकता है, लेकिन जब खाने पीने को न हो तो स्फूर्ति कहाँ से आएगी। क्षीणकाय किंतु कुल के मान का ध्यान करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। आपको करेक्ट आंसर लगेगा पहला वाला कि कुपोषित, खिन्न तथा अशिक्षित हैं गांव के बच्चों की स्थिति आज भी वर्तमान स्थिति में इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए चौथा जो सवाल है वो ये है कि काव्यांश में कवि का रवैया कैसा प्रतीत होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि वे बच्चों की दशा के विषय में व्यंग्य अथवा मनोरंजन करना चाह रहे हैं, वे बच्चों की दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वे तटस्थ रहकर बच्चों की शारीरिक और मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं, या वे बच्चों की शारीरिक व मानसिक दशा से संतुष्ट प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर भी वही वाला अपनाएंगे हम। करेक्ट आंसर क्या है, देखो सबसे पहले तो ये कि मनोरंजन तो कभी करेगा नहीं, वो भी बच्चों के लिए। दूसरा ऑप्शन आपको ठीक सा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, वे तटस्थ रहकर बच्चों की शारीरिक और मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो लेखक करेगा ही क्यों, क्योंकि तटस्थ रहना लेखक का काम नहीं है। लेखक कुछ न कुछ पीड़ा जरूर उठाता है, और इस तरह से आपके पास ये थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर बिल्कुल सेकंड वाला लगेगा कि वो बच्चों का जो ध्यान स्थिति है उस पर ध्यान लाना चाहते हैं। और पांचवा सवाल है आपके लिए कि तृण तरुओं से उग बढ़, इस पंक्ति का क्या मतलब है। घास फूस की तरह हल्के हैं इसलिए तिनकों की तरह उड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। पौधों तथा घास की तरह बिना कुछ खाए पिए बढ़ रहे हैं, तो बिना कुछ खाए पिए कोई नहीं बढ़ेगा। घास एवं पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसमें लगा सकते हैं ऑप्शन। प्राकृतिक वातावरण में घास व पौधों की तरह फल फूल रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। तो थर्ड वाला आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो ये आपके लिए आंसर 5 सवाल होंगे इसमें MCQ टाइप के। अब आपने करना कैसे मैं आपको वो बता दूंगा ताकि आपका टाइम बचे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये सारे उतारने नहीं है। माना कि आपने लिखा दूसरा सवाल और दूसरे का पहले का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन है तो आपने लिख दिया पहले का पहला। उसके बाद दूसरे का कौन सा ऑप्शन है, तो दूसरे को आपका ऑप्शन है तीसरा, तो आपने तीसरा कर दिया। तीसरे का कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आपको चौथा लगा तो चौथा लिख देंगे आप। और चौथे का कौन सा है, तो चौथे का हो सकता है आपको दूसरा ऑप्शन सही लगेगा, तो आपने दूसरे पे क्लिक कर देना है। और इसी तरह से पांचवे का पहला है तो आप पहले को क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपके आंसर आपने लिखना नहीं है, बल्कि एक ही लाइन में आपके पांचों के पांचों क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस आपने चारों ऑप्शन लिखने नहीं है, ना ही आपको चारों में से किसी एक को टिक करना है, बल्कि करेक्ट आंसर जो है आपने उसी को उठाना है और उसी पे अपना आंसर लिख देना है। बल्कि आंसर भी नहीं लिखना, उसका नंबर आपने लिख देना है। माना कि चौथे का दूसरा सही है तो आपने चौथा नंबर तो डाला ही है, उसमें आपने दूसरा इस तरह से लिख दिया, चौथे के आगे 2 लिख दिया, तो आपका कंप्लीट आंसर आपको 5 पे 5 नंबर मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, कोई और डिमांड हो तो भी बता सकते हैं, और इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।